दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत चर्चित विषय जिसमें कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध की चर्चा हो रही है कि आखिर यह किस दिशा में जाएगी और इसकी दशा 2023 में क्या होगी। इस विषय पर विद्यार्थियों की काफ़ी डिमांड रही है, जिसके बाद में इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो देखिए कि रसिया और यूक्रेन का वार पिछले 11 महीने से चल रहा है और ये एक दिशाहीन युद्ध के तरह चल रही है। लेकिन जो खतरा सबसे बड़ा सामने रखा हुआ है वह यह है कि कहीं यह युद्ध अचानक से एक न्यूक्लियर वॉर में परिवर्तित ना हो जाए और अपने आगोश में पूरे विश्व के हर देश को लपेटे में न ले ले। इसका कारण कुछ जेन्युइन कारण भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाटो जो है अभी तक बैकडोर से यूक्रेन को समर्थन कर रहा है और यूक्रेन जो है हार मानने का नाम नहीं ले रहा। और अब यह युद्ध उस दौर में पहुंच चुका है जहां रसिया के लिए ये एक नाक का विषय बन चुका है। अभी आपने कई सारी खबरों को सुना होगा जिसमें कि रसिया जो है वह यूक्रेन पर सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट ही नहीं दे रहा है, वह नाटो को भी एक तरह से चेतावनी देने का काम कर रहा है। और रसिया ने अपने जो न्यूक्लियर ट्राइड होता है, चाहे वो आसमान से व्यवस्था हो, चाहे जमीन से व्यवस्था हो, चाहे जल से व्यवस्था हो, सब जगह से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को काफी एक तरह से एक्टिव कर दिया है। और पूरे विश्व को पुतिन ने बहुत कैटेगरिकल टर्म में कहा है कि आप मेरे इस धमकी को सिर्फ धमकी के रूप में ना लें, यह एक हकीकत बन सकता है। क्योंकि रूस को पता है कि अमेरिका जिस हद तक यूक्रेन की मदद किया है, अभी तक आप जानते होंगे कि 66 बिलियन डॉलर का लगभग अमेरिका ने या तो मदद कर दिया है या मदद करने के लिए आश्वस्त किया है। और जितना भी नाटो कंट्री है वह अपने तरकस से जो एक से एक हथियार है, जो खतरनाक हथियार है, वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया है। और यूक्रेन अभी तक एक छोटा सा मुल्क जो कि रसिया के सामने 4 दिन टिकने की स्थिति नहीं थी, वो 11 महीने से टिका हुआ है। और टिके होने का कारण से हालांकि यूक्रेन जो है एक तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी वह घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और रसिया के लिए भी ये युद्ध जिस तरह से रसिया ने सोचा था वैसा न हो करके ये एक विकराल रूप लेते जा रहा है और रसियन इकोनॉमी को तहस नहस और पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ऊपर से रही सही कसर जो है अमेरिका ने रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा करके कर दिया है। और इसके अलावा जो ऑयल प्राइसिंग का जो कैपिंग डिसाइड किया है कि इस मूल्य से ज़्यादा, यानी कि $60 प्रति बैरल के मूल्य से आप ज़्यादा पर नहीं खरीद सकते हैं। यह वही मूल्य है जिस पे लगभग रसिया एक तरह से अपने तेल को जो निकालने का उसका खर्च आता है वो लगभग यही है। और अगर इस दर पे वो बेचेगा तो इट इज़ एज गुड एज नॉट सेलिंग। और ये रसियन इकोनॉमी को किसी भी तरह से सहयोग करने की स्थिति में नहीं है यह स्थिति। वैसे स्थिति में रसिया का जो वॉर चेस्ट से जो उसने अभी तक खर्च किया है वह बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अभी तक एक अनुमान की लागत से जो नवंबर तक का अनुमान लगाया गया था, लगभग 86 बिलियन डॉलर के हथियारों को रूस ने यूक्रेन में जाके फोड़ दिया है और इतनी की तबाही कर ली है। और इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ वॉर है, सिर्फ आप पैसे के टर्म में नहीं देखें, ऐसा अनुमान है कि 70,000 से लेकर के 1 लाख तक रशियन सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि यूक्रेन का भी बहुत ज्यादा सैनिक 15,000 20,000 से ऊपर सैनिक मारा जा चुका है। क्योंकि ये गिनती मैं तय होकर के नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही पक्ष बड़ा बड़ा करके दोनों की बात बताता है। लेकिन यह तय है कि यह वार बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। अभी आपने देखा होगा कि जो 31 दिसंबर था, जिस दिन की लोग ये समझ रहा था कि पुतिन जो है थोड़े शांत रहेंगे, उन्होंने एक तरह से इस दिन जो ठंड का मौसम में उन्होंने एक तरह से बमबारी इतनी की, इतने रॉकेट दागे कि पूरा आसमान ऐसा लगता था जैसे फटाके से गुंजायमान हो। और इतने, जब आप एक साथ मिसाइल और रॉकेट फायर करते हैं तो चाहे कितना भी मजबूत देश हो, कितना भी सशक्त देश हो, उसका जो हवाई सुरक्षा का सिस्टम प्लेस में होता है, एयर डिफेंस सिस्टम जिसको आप कहते हैं, वो इतने हथियारों को नहीं रोक सकता है। और जो चलाने वाला होता है इसमें से कुछ डिकॉय भी फायर करता है। डिकॉय फायर करने का मतलब होता है कि जिसमें कोई हथियार नहीं है लेकिन उसने फायर कर दिया और आपके एयर डिफेंस सिस्टम को चोक कर दिया, क्योंकि आपकी मिसाइल उसको रोकने के लिए निकल पड़ी, जबकि असली बमबारी उसके बाद होती है। तो इस स्थिति में रसिया जो है वह यूक्रेन पे लगातार हमला किए जा रहा है। लेकिन बात उस समय तब बिगड़ी जबकि अभी जो हाई मार्स रॉकेट लॉन्चर जो है वो जो
अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया है उसका इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने लगभग रसिया के 500 फौज को मार दिया है। इस स्थिति में युद्ध किस करवट लेगा यह कोई नहीं जानता। और नाटो जो है पिछले कुछ दिनों में रूस के लगभग बॉर्डर के पास आ गया है। तो आखिर इसमें रूस को मिल क्या रहा है और यूक्रेन को क्या मिल रहा है? यूक्रेन जबकि हारने की स्थिति में है, उसका हारना तय है, चाहे नाटो और अमेरिका कितनी भी मदद करे। अगर रूस आपे पे आ जाएगा तो यूक्रेन को हारना ही पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है कि यूक्रेन ऑब्लिटरेट हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी धरती पर से ऐसा हो सकता है यूक्रेन एज ए देश न रहे। उस रिस्क को लेते हुए जेलेंस्की क्यों इस जिद पे अड़ा हुआ है? क्या जेलेंस्की अमेरिकन एजेंट है और ठीक देश हित से ऊपर जो है अपने आका के हित को रखते हुए रूस से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है? एक तो प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर अभी तक यूक्रेन की सेना ने विद्रोह क्यों नहीं किया है, जबकि उसको पता है कि इतना ज्यादा डैमेज होगा, वो क्यों नहीं आता है? तो जो कॉस्ट ऑफ वॉर है यह रसिया को अब नो बैक वाली कंडीशन में ले दिया है कि रसिया अब किसी भी कंडीशन में इस युद्ध से वापस नहीं हो सकता जब तक कि इसको निर्णायक दौड़ में ना पहुंचा दे। और अब जो लग रहा है कि पुतिन जो है अपनी आपा खोते जा रहा है और किस दिन वो न्यूक्लियर बम चला देगा ये दुनिया नहीं जानता। और ये तय मानिए कि अगर एक छोटा भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम भी इस युद्ध में इस्तेमाल होता है तो अमेरिका और नाटो के पास कोई विकल्प नहीं होगा इस युद्ध में सीधे का सीधे कूद जाने के लिए। अभी तक वो बैकडोर से चल रहा है और यूक्रेन के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहा है और इस बात को पुतिन भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस स्थिति में अगर हम युद्ध का आकलन करें तो क्या बदलाव आया है? वर्ष 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध वर्ष है वह 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दशा और दिशा दोनों को निर्धारण करेगा, ऐसा जो विश्लेषक है उसका मानना है। दोनों के बीच वार्ता कराने के लिए चल रहा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इसी दिशा में हो रहा है क्योंकि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। सारे देश किसी न किसी तरह से इस युद्ध के वजह से उलझा हुआ है और सारे देश का ध्यान इसी युद्ध पर केंद्रित है। और दूसरे देश की इकोनॉमी भी इतनी इंटीग्रेटेड है आजकल ग्लोबल इकोनॉमी की, सबकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। जो दूसरा निष्कर्ष इस युद्ध का निकलता है वह रूस और यूक्रेन के बीच अंतिम समझौते व उसकी प्रकृति चाहे जो भी हो, लेकिन इसका असर सबसे अधिक रूस पर ही पड़ रहा है। इस बात को रूस को भी समझना पड़ेगा। इस सैन्य कार्रवाई जो अभी चल रही है रूस की, उससे रूस कमजोर पड़ रहा है क्योंकि रूस के जो हथियार हैं वो खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति से भी वो बहुत कमजोर हो रहा है। और इस स्थिति में अगर कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो रूस के पास वैसे हथियार नहीं होंगे जिससे कि वह कन्वेंशनल वॉर कर सके। न्यूक्लियर वॉर वो कर सकता है लेकिन कन्वेंशनल वॉर करने वाले उनके ज्यादातर हथियार खत्म हो रहे हैं। इस सैन्य कार्रवाई से रूस जो है वह कमजोर होकर के ही बाहर आएगा। फिर भी पुतिन क्यों इस जिद पे अड़े हुए? क्योंकि नाटो को कमजोर करने की बात सोचकर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, ये आप सभी जानते हैं, जो कि पूरी तरह से विफल रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के आर्थिक प्रतिबंध से रूस की आर्थिक स्थिति पूरी की पूरी बदहाल हो चुकी है। वहीं जो युद्ध बेतहाशा खर्च हो रहे पैसे की भरपाई कर पाने की बात है, रूस के लिए यह बेहद ही मुश्किल हो रहा है। भारत या अन्य कोई भी जो दोस्त देश है, उसका मित्र देश है, वो कितने दिन तक साथ देगा? आखिर उसे भी एक ग्लोबल रिस्पांस जो होता है, जो ग्लोबल कम्युनिटी की चाहना होती है, उसके अनुरूप आना ही पड़ता है क्योंकि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने दोस्तों के साथ किस हद तक जाकर के खड़े होंगे। उसी तरह से जो तीसरा इसका टेक अवे पॉइंट है कि पुतिन के यूक्रेन पर हमले का उल्टा असर हुआ है। यह उल्टा असर क्या है? युद्ध ने यूक्रेन को एक राष्ट्र के रूप में समेकित किया है। मीन्स एक जो राष्ट्र है, राष्ट्रभक्ति की जो बात है वो यूक्रेन के अंदर काफी बढ़ चुकी है, जिसके पीछे और ये जो एक नेशनलिटी फीलिंग है उसको और जो सारा यूरोप है और अमेरिका है वह उसके पीछे प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होकर के उसको एक तरह से कहिए कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से जियो पॉलिटिक्स में उसकी एक ऐसी स्थिति बना दी है जिसमें कि वो मजबूत होकर के उभरा है। भले उसके देश अभी खंडर में तब्दील हो गए हों, लेकिन जो उनके इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफी मजबूत हुआ है। वहीं नाटो ने अपना विस्तार करते हुए देखिए कब वो स्वीडन और फिनलैंड में आ चुका है, जो कि बिल्कुल रूस के बॉर्डर पे है। यानी जहां रूस को पहले
नाटो को रोकने के लिए यूक्रेन से युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि यूक्रेन ज्यादातर नाटो के साथ मिलने की और उसकी सदस्यता लेने की बात करता था। अब उसे नाटो के 3 सदस्य से सीधे उलझना पड़ेगा, वह है स्वीडन, फिनलैंड और यूक्रेन। यह स्थिति रूस के लिए कतई भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ऊर्जा को लेकर पूरी तरह रूस पर यूरोपियन देशों की निर्भरता उसके आर्थिक दशा को प्रभावित कर रही है। जो ये जो पूरा का पूरा ऊर्जा लेकर के है, जो उनकी यूरोपियनों की पूरी आर्थिक निर्भरता जो है ऊर्जा के लिए ज्यादातर रूस और यूक्रेन पे होता था, खास करके रूस पर होता था, तो उनकी भी आर्थिक स्थिति की जो दशा और दिशा है वो बदली है। वहीं पर अमेरिका रूस यूक्रेन के बीच की लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हुए बिना इस युद्ध की दिशा को प्रभावित कर रहा है, और अमेरिका एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रायम्फेंट विनर हो रहा है, क्योंकि रसिया की सारी इकोनॉमी को भी तहस नहस कर दिया उसने, उसके हथियार को भी खत्म कर दिया, और अगले कई वर्षों तक कन्वेंशनल वॉर के लिए रूस की स्थिति को उसने एक ढुलमुल बना दिया। और कोई कन्वेंशनल वॉर अगर होता है तो रूस के लिए ये काफी महंगा साबित होने वाला है, और रूस का जो डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट है उसके लिए ये एक बहुत कठिन सी परिस्थिति बनती जा रही है। वहीं रूस द्वारा तेल और गैस की आपूर्ति बंद करने से जो अमेरिका की तेल कंपनियां हैं उस उसके लिए समझिए कि एक तरह से एक अलग ही तरह के व्यापार का अवसर मिल गया है, क्योंकि वो अपनी तेल भी बेच पा रहा है। ये तेल कंपनियां उच्च ऊर्जा कीमतों से अपना मुनाफा बढ़ा रही है, यानी कि अमेरिका के दोनों हाथ में लड्डू, एक तो उसका हथियार बिक रहा है, दूसरे उसकी ऊर्जा बिक रही है, और ऊर्जा जो तेल और पेट्रोल के बाय प्रोडक्ट होते हैं उनकी बिक्री बढ़ रही है। तो यूरोप के पास अमेरिका के अलावा तेल व गैस का कोई बड़ा विकल्प नहीं होने की वजह से यूरोप जो है धीरे धीरे अमेरिका पर उसकी निर्भरता बढ़ जाएगी। तो जो रूस का एक कन्वेंशनल इन्फ्लुएंस था यूरोपियन कंट्री में ऊर्जा सप्लायर के रूप में, वह भी एक तरह से डिप्लीट हो जाएगा, वह भी कम जाएगा। और अगर यूरोप की निर्भरता रूस पे खत्म हो गई तो रूस की स्थिति और ही खराब होगी, सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, फिर वो मसल फ्लैक्सिंग भी करेंगे। और मसल फ्लैक्सिंग करेंगे उस समय में रूस जो है कोई किसी भी तरह का थ्रेट नहीं दे पाएगा। अभी तो ऊर्जा बंद करने का थ्रेट देता है, लेकिन वो थ्रेट भी देने की स्थिति में नहीं रहेगा। उसके बाद जो है यूरोप में रूसी विस्तारवाद और एशिया में चीनी आक्रामकता जो है ने यूरोप और जर्मनी और एशिया में क्या बदलाव लिया है, ये भी बहुत देखने की बात है। देखिए इसमें जो सबसे बड़े बदलाव हैं इस युद्ध की वजह से, उसमें जापान जो है उसने अपने रक्षा खर्च में बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ अमेरिका अब उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर चीन ने कभी उसके ऊपर हमला किया तो उसे इस युद्ध को खुद लड़ना है, क्योंकि अमेरिका वगैरह बाहर से सहयोगी रह जाएगा। उस स्थिति में देखिए अचानक से जापान का जो है बजट, रक्षा बजट बढ़ गया। उसी तरह एशिया क्षेत्र में भारत जो है वो आर्थिक रूप से विकास कर रही है, लेकिन भारत को भी अपनी रक्षा बजट को और रक्षा उपकरणों के इकट्ठा करने के तौर तरीके को बदलाव करना पड़ रहा है। इस स्थिति में चीन जो है वह एक तरह से इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगा। मध्य एशिया में जो बीजिंग है उसका प्रभाव का विस्तार करके रूस की यूक्रेन की गलतियों से लाभ उठाने के लिए चीन भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि रूस ने देखा है कि चीन ने देखा है कि रूस किस तरह की गलती यूक्रेन में किया है। तो वह जब अब अपना प्रभाव एक्सपेंशन करेगा तो वह अपनी स्ट्रेटजी को रीओरिएंट करेगा। तो रीओरिएंट करने से सी जो है वो बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है, सी जिनपिंग जो है। और जिनपिंग ने अमेरिका के साथ भी संवाद शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका एक तरह से इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहा है और चीन जो है थोड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, और रूस के युद्ध के बाद जो है अमेरिका और मुनाफा कमा लिया है हथियार और अन्य चीजों बेच करके, और इसके ऊपर डिपेंडेंस यूरोपियन का भी अब हथियारों के लिए बढ़ जाएगा और ऊर्जा के लिए भी बढ़ जाएगा। वैसे स्थिति में चीन से उसका डिपेंडेंस घटेगा, और अगर चीन से पूरा डिपेंडेंस घट गया तो चीन की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए चीन जो है रूस की राह पर न चल करके अमेरिका से बैकडोर चैनल से वार्ता करने में लगा हुआ है, ताकि उसकी स्थिति में सुधार आ जाए। जबकि सी जिनपिंग जो है अमेरिका का जो G20 का विजन है उसको, उसके साथ भी वो खड़ा होकर के एक नए विश्व ऑर्डर को वो बनाने के लिए चाह रहा है। ऐसी स्थिति में सी जिनपिंग की भी स्थिति में बदलाव होगी। इस तरीके से जो ये चीन और यूक्रेन युद्ध है उसका जियोपॉलिटिक्स पे जो असर पड़ने वाला है वह अभूतपूर्व असर है,
और इस असर से अभी कई वर्षों तक विश्व की जो उभरती शक्ति व्यवस्था है, जो पावर गेम है और जो जियोपॉलिटिक्स है, वह निकल नहीं पाएगी और यह युद्ध उसके फॉरेन पॉलिसी के केंद्र में बना हुआ रहेगा, क्योंकि सारी आर्थिक नीतियां, सारी विदेश नीतियां इस युद्ध के वजह से उलट पुलट जाएंगी और नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ये बढ़ने लगेंगी। उस स्थिति में जो पावर का क्लेमेंट है, जो बड़ी शक्तियां हैं, वह एक नए तरह की विश्व व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करेगी। अतः रूस यूक्रेन के युद्ध को सिर्फ रूस यूक्रेन का निजी मामला नहीं देख करके आप एक तरह से समझ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन हुआ था, वैसे ही हो सकता है कि अब वो 5 शक्तियां न रह करके ये जो G20 है ये बहुत पावरफुल हो जाएगा। वैसी स्थिति में भारत चूंकि एक उभरती आर्थिक शक्ति है, भारत की तरफ विश्व का झुकाव होगा और हो सकता है कि इस पावर डायनामिक्स में चीन को बैलेंस करने के लिए तो पहले से ही अमेरिका कुलबुला रहा है, भारत खुद भी अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस मौके का फायदा उठा करके कोशिश करेगा और रूस पर जो इसका अभी तक डिपेंडेंस है उसका डाइवर्सिफिकेशन अब यह जरूर करेगा, क्योंकि रूसी हथियारों की जो स्थिति हुई है, अमेरिकन हथियारों ने जो दुर्गति की है, उससे भारत तो सबक ले ही सकता है कि ना ही टैंक, ना ही रॉकेट लॉन्चर, ना ही कोई हवाई जहाज, ना ही कुछ। और यहाँ तक कि आप देखें कि छोटा सा बख्तियार ड्रोन और छोटा सा जो ईरान का ड्रोन है या जो हाइमार्स अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, उस तरह के हथियार ने पूरे के पूरे युद्ध का डायनामिक्स बदल दिया है। तो इस स्थिति में भारत को रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर निर्भरता कम करना पड़ेगा और अपने स्वावलंबी तरीके से कुछ ऐसे तकनीक का विकास करना पड़ेगा जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्टिव हो, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत को काफ़ी काम करना पड़ेगा। और उसी तरह से जो जेट इंजन प्रोपल्सन सिस्टम है और जो रॉकेट सिस्टम है उस पर भी इसको काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो इस युद्ध का बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करते हैं कि यह विश्लेषण एक तरीके से आपको अच्छा लगा होगा। तो आजकल जो है चीन और अमेरिका में एक पहले एक तरह से G2, जैसे G5 और G20 है, उसी तरह से G2 को बढ़ाने की बात चल रही थी, जिसमें कि विश्व में सिर्फ 2 शक्तियां होंगी और वही पूरे देश के पॉलिटिक्स को, तो चीन इसका भी लाभ उठा करके अमेरिका से कॉजी अप कर रहा है ताकि ये व्यवस्था बन जाए। और उम्मीद करते हैं कि यह कंटेंट जो खास करके जो बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से ये रसिया यूक्रेन वॉर का क्या प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे, इस पे आपको ऐसे लिखने बोल सकता है। इस वजह से इस कंटेंट को काफी ही ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के बाद अपने ऐसे को प्रिपेयर करना शुरू करें। अपना प्यार बनाए रखें और जो भी कोई सुझाव हो, सुझाव देने से कभी भी ना कतराएं। धन्यवाद।